अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टॉपिक्स हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ बेसिकली वो हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड टॉपिक है पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड 1860। So today we are going to discuss most important MCQs regarding Pakistan Penal Code. This website is very useful website for law aspirants because it has its proper working criteria and guidance. All important law subjects are discussed in it in shape of MCQs. तो इसीलिए हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है पीपीसी के एमसीक्यूज। इस एमसीक्यूज को इलेबोरेट करेंगे विद इलेबोरेशन के इनके जहाँ पर डिफिकल्टी होगी माने भी बताए जाएंगे। तो काइंडली स्टे ट्यून। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज के। इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें एमसीक्यूज में शामिल की गई हैं। द पाकिस्तान पिनल कोड 1860 वाज इनेक्टेड ऑन, कब इनेक्ट हुआ। तो ये हमारा डिफाइंड करता है हमारा एक्ट कि ये 6 अक्टूबर 1860 यानी कि 6 अक्टूबर 1860 जो है उसके अंदर ये इनेक्टेड हुआ था। पाकिस्तान पिनल कोड हैज डैश सेक्शन। ये हमारा आंसर बनता है 511 यानी कि 511 सेक्शन से हैं पाकिस्तान पिनल कोड के हैं। पाकिस्तान पिनल कोड इज किस किस्म का लॉ है ये। अगर नेचर वाइज देखा जाए तो सब्सटेंटिव लॉ है। और अगर इस लिहाज से देखा जाए कि किस चीज़ से मुतल्लक है तो ये पेनल्टीज के बारे में डील करता है, सजाओं के बारे में डील करता है। तो ये एक पिनल लॉ है, तो सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है पाकिस्तान पिनल कोड इज एप्लीकेबल तो थ्रू आउट पाकिस्तान है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है अ फॉरेनर commits एन ऑफेंस विद इन पाकिस्तान ही कैन। तो इसका आंसर है सी यानी कि बी पनिश्ड अंडर पाकिस्तान पिनल कोड एंड कैन बी ट्राइड इन पाकिस्तान। यानी कि अगर कोई गैर मुल्की आके पाकिस्तान में ऑफेंस करता है तो इसके खिलाफ हमें क्या चारा जेल मिलेगी। तो हमें जो सी हमारा एमसीक्यू है वो ये बता रहा है कि बी पनिश्ड अंडर पाकिस्तान पिनल कोड एंड कैन बी ट्राइड इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान पिनल कोड के लॉज जो हैं जो इसमें चीज दी गई है उसी के लिहाज से इसको डील किया जाएगा और इसका ट्रायल पाकिस्तान में ही होगा। A Pakistani subject commits murder in Uganda, he can। इसका आंसर जो है वो है सी बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड फॉर मर्डर इन एनी प्लेस इन पाकिस्तान वेयर एवर ही मे बी फाउंड। के एक पाकिस्तान का रिहायशी है, पाकिस्तान का बशिंदा है, उसने युगंडा जाके जो है वो मर्डर किया है। तो वो पाकिस्तान में ट्राइड होगा और कन्विक्ट होगा किसी भी जगह पे पाकिस्तान में जब वो पाकिस्तान पाया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा है द टर्म मेंस रिया मीन्स। इसके मानी होते हैं कॉमन एक्चुअल इंटेंशन। यानी कि मेंस रिया जो है वो डील करता है कि हमारी जो एक्चुअल इंटेंशन थी वो क्या है। ये हमारा इसका राइट आंसर बनता है मेंस रिया जो है वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्योंकि क्राइम को बिल्ड करने में दो एलिमेंट्स हैं जो हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता है, एलएलबी के स्टूडेंट्स को भी, कि मेंस रिया और एक्चुअल रिया जो है वो इसके दो इस्तेलाहात हैं जो यूज होती हैं। अकॉर्डिंग टू पीपीसी पर्सन इंक्लूड्स। अब पीपीसी की डेफिनेशन में पर्सन की जो डेफिनेशन है वो किस चीज को डील कर रही है। आया वो कंपनी और एसोसिएशंस को डील करता है या बॉडी ऑफ पर्संस को। तो ये कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस तीनों चीजों को ही डील करता है। तो इसका आंसर है सी। द टर्म जेंडर इंक्लूड। अब जो डेफिनेशन ऑफ जेंडर है पीपीसी में उस लिहाज से इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर जेंडर से मुराद बोथ मेल एंड फीमेल है। नेक्स्ट हमारा आता है अकॉर्डिंग टू पीपीसी पब्लिक इंक्लूड्स। क्या पब्लिक की डेफिनेशन किस चीज को इंक्लूड करती है। पीपल एंड कम्युनिटी, इन दोनों की ही चीजों को डील करती है। ये दोनों कंसेप्ट आते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक। उसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे कि वहां पर हमें कौन से एमसीक्यूज मिलते हैं। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू पीपीसी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो डील करती है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारी डेफिनेशन में ये वर्ड यूज है। मूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद है मनकूला जायदाद, यानी कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव किया जा सके। और कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी से मुराद भी यही है। तो सही आंसर है बी।
अकॉर्डिंग टू पीपीसी रॉन्गफुल गेन इज अ गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, यानी कि ऐसा कुछ हासिल करना जो आप गैर कानूनी जराए से हासिल करने की कोशिश करते हैं। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing। तो इसका आंसर हमारा आता है बी, डिसऑनेस्टी। तो ये हमारी डेफिनेशन डिसऑनेस्टी यानी कि बदनीयती ही है। और इसके अंदर ये चीज होती है कि आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसमें आपकी इंटेंशन होती है कि कोई ऐसा ऐसी चीज हासिल करे जो लाफुली हासिल करने का हकदार नहीं, और एक ऐसा शख्स ऐसा जो है वो लॉस उसको उस ऐसे लॉस का सामना करना पड़े जो कि लाफुली उसको नहीं करना चाहिए था। तो यकीनी तौर पर जब आप किसी शख्स से कुछ हासिल करते हैं जो कि उसे नहीं देना था और दूसरे शख्स को दे देते हैं जिसका हक नहीं बनता था, तो ऑलरेडी ये डिसऑनेस्टी के जिम्रा में आता है। तो एक बार इसे दोबारा देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पीपीसी के लिहाज से। नेक्स्ट है, अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन हमारी बनती है डॉक्यूमेंट की। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आता है, द स्पेशल लॉ इज एप्लीकेबल टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि हमारा जो स्पेशल है उसकी सेंस ये होती है वो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डील कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे लॉज बनते हैं जो लेबर लॉज हो सकते हैं, जो कंज्यूमर लॉज हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डील कर रहे होते हैं, तो ये हमारे स्पेशल लॉज कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, एनी हार्म वट एवर इलीगली कास्ट टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी बनती है, ये डेफिनेशन है इंजरी की। तो यही राइट आंसर है बी, कि इंजरी है कि इलीगली आप तौर पर किसी भी पर्सन उसके बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इंजरी की डेफिनेशन में फॉल करता है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड ऑफ, जो 7 years ऑफ एज का बच्चा है वो कोई ऑफेंस करता है तो उसका ये एक्ट ऑफेंस के जिम्रा में नहीं आता, क्योंकि उसने एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो हासिल नहीं की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एक्ट इज डन, एन एक्ट, ठीक है, डन इन प्राइवेट डिफेंस इज। क्या आपने एक एक्ट जो कि प्राइवेट डिफेंस के लिए किया है वो क्या कहलाता है, वो एक ऑफेंस है, वो ऑफेंस नहीं है, या वो डिपेंड करता है नेचर पे। तो ऐसा जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब क्या है। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो है उससे मुराद हमारा आता है सी, आइसोलेशन ऑफ प्रिजनर फ्रॉम ह्यूमन इंटरकोर्स एंड सोसाइटी, कि एक शख्स जो है उसको आप आइसोलेट कर देते हैं ह्यूमन इंटरकोर्स और सोसाइटी से। तो ये हमारा इस तरह से डील करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज द इफेक्ट ऑफ हिज एंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन हु में बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट, द एंडोर्समेंट इज। तो ये डेफिनेशन जो एग्जांपल के साथ बयान की गई है, ये डेफिनेशन बनती है अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, यानी कि एक शख्स है कि जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज पर कोई इंडोर्समेंट दी और उसको किसी और शख्स के नाम कर दिया, लाफुली किसी और शख्स को उसका होल्डर बना दिया, तो ऐसे इंडोर्समेंट को हम क्या नाम देंगे, तो ऐसे इंडोर्समेंट है एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्लाइड के ऊपर, और इसके अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज हैं वो देखते हैं। द टर्म कॉमन इंटेंशन मीन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं इसके जहाँ पर ये वर्ड यूज होता है। कॉमन इंटेंशन जो है वो किस चीज को डील करता है, वो डील करता है कॉमन मोटिव, यानी कि जब कॉमन मोटिव होंगे लोगों के तो ही उनकी इंटेंशन एक जैसी हो सकती है। द टर्म वॉलंटरली मीन्स एन एक्ट ऑफ वंस ऑन प्रिविलेज, एन एक्ट अपॉन समवन ऑन वंस इंस्टिगेशन, एन एक्ट अपॉन डिक्टेशन। तो ये चीज आती है कि वॉलंटरीली का मतलब है कि ऐसा एक्ट जो हम अपने ऑन बिहाफ जो है वो करते हैं, तो ये चीज इसके अंदर आती है। नेक्स्ट हमारा है, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड। हमारी इम्प्रिजनमेंट की जो पेमेंट है वो किस चीज से एक्सीड नहीं करेगी इन तीनों ऑप्शंस के अंदर से। तो हमारा जो सही ऑप्शन है 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट, 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट। नेक्स्ट आता है, compensation specified to be paid by the offender to victim or his here is called
कि कॉम्पेंसेशन की रकम जो कि ऑफेंडर की तरफ से विक्टिम या उसके लीगल हियर्स को दी जाती है वो कौन सा कॉम्पेंसेशन को क्या कहा जाता है, वो अर्श है या दमन दमान है। तो इसमें है कि ये बोथ एंड बोथ हो सकते हैं, यानी कि ए एंड बी दोनों में से भी एक हो सकता है, या ये दोनों जो है कॉम्पेंसेशन के जिम्रा में आते हैं। अर्श एंड दमान आर डैश पनिशमेंट इन देयर ओन राइट्स। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट नेचर के हामिल हैं दोनों। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू आ जाता है सेक्शन 53 पाकिस्तान पिनल कोड प्रोवाइडेड डैश काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो ये 10 काइंड ऑफ पनिशमेंट जो है वो बताता है, जिस तरह से हमारे सामने है ऑप्शन बी, 10 काइंड ऑफ पनिशमेंट ही इसमें बयान किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है द टर्म किसास मीन्स। ये जो टर्म हमारी किसास है इससे मुराद क्या है, तो इससे मुराद हमारा आता है ए, सेम काइंड ऑफ हर्ट। Tazir is punishment which is not determined or fixed by the legislature but is left to the discretion of। अब हमारी पनिशमेंट जो ताजीर है वो कौन देता है, उसके लिहाज से लेजिस्लेशन की जाती है या फिर वो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। इसके बारे में बात की जा रही है कि वो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के जिम्रा में आता है। द वर्ड ताजीर इज डिराइव्ड फ्रॉम अजार। ये जो वर्ड ताजीर है ये आजर वर्ड है जिसका मतलब होता है सजा देना, उससे ये वर्ड जो है ड्राइव्ड है। वैल्यू ऑफ दियत इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन ऑफ पीपीसी के जो वैल्यू ऑफ दियत है वो किस जगह पे डिस्क्राइब्ड है, तो वो हमारा 323 जो है वो सेक्शन है जिसके अंदर हमें ये वैल्यू मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है, इसके अंदर जो एमसीक्यूज हैं वो देख लेते हैं। हाँ जी, तो आता है हमारा 31 एमसीक्यू। मिनिमम क्वांटम ऑफ दियत एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 323 इज। तो ये कितना बनता है, ये बनता है 30,630 ग्राम सिल्वर। तो इसको जो है वो माइंड में रख लें, उसको हम आंसर देख लेते हैं। तो ये हमारा बनता है ऑप्शन ए, जो कि यही राइट आंसर है। उसके बाद हमारा आता है 32 एज पर सेक्शन 74 पीपीसी व्हेन एनी ऑफेंडर इज अवॉर्डेड इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 मंथ्स द सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड। तो इसका सही आंसर बनता है 7 डेज, और इसको हम देख भी लेते हैं। तो ये हमारा आता है ऑप्शन ए। अगेन हम स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लें। एज पर सेक्शन 74 पीपीसी व्हेन एनी ऑफेंडर इज अवॉर्डेड इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 मंथ्स द सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 डेज इन एनी 1 मंथ ऑफ द होल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन एन एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड है उसने अगर कोई ऑफेंस किया है तो वो ऑफेंस के जिम्मेदार में आएगी, वो ऑफेंस तस्वुर नहीं होगी, या डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एक्ट। तो इसका सही आंसर बी है कि वो ऑफेंस तस्वुर नहीं होगा। द मैक्सिम डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स मीन्स, यानी कि जो हमारा ये लैटिन है मैक्सिम, इसका मतलब क्या है, द लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ ट्राइफल्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारा लॉ है वो जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उसको मैटर नहीं करता। जैसे हम इसको अदर वर्ड्स में यूं भी पढ़ सकते हैं कि लॉ इज नॉट कंसीडर्ड विद अ स्मॉल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल इसकी इस तरह से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे दो दोस्तों ने आपस में जो है वो कहा कि हम शाम को मूवी देखने सिनेमा चलेंगे, और उनमें से एक दोस्त जो है वो अपना वादा पूरा नहीं करता, और दूसरा जो दोस्त है वो गुस्से में आया और आके उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दे कि हमारे दरमियान इस तरह से वादा हुआ था तो उसने मेरा वादा पूरा नहीं किया। तो कोर्ट के पास इस तरह से टाइम नहीं होता कि इस तरह की छोटी छोटी बातों के बारे में जो है आपकी सुनवाई करे। तो इस तरह की चीजें जो है वो अदालत में नहीं लेकर आई जा सकते। उसके बाद है अंडर पाकिस्तान पिनल कोड एन अग्रेसर डज नॉट एंटाइटल टू राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। एक एग्रेसर जो कि हमेशा गुस्से में रहता है उसको सेल्फ डिफेंस का इख्तियार जो है उसकी वो प्ली नहीं मिल सकती। तो ये इसके अंदर डिस्कस किया गया है। सेक्शन 99 पीपीसी डील्स विद एक्ट इन विच देयर इज। 99 जो है हमारा सेक्शन किसको डील करता है, तो हमारा ये डील करता है नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के कॉन्सेप्ट को डील करता है। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 105 पीपीसी डील्स विद राइट ऑफ डिफेंस ऑफ अदर पर्सन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसका हमारा सही आंसर है सी, जो कि बनता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन बनता है 107, प्रोवाइड करता है डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट। नेक्स्ट हमारा है ए इंस्टिगेट बी फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस सच इन्वेस्टिगेशन शैल बी कॉल्ड। तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या कहलाएगी? तो इस तरह की जो सॉरी इन्वेस्टिगेशन है, इंस्टिगेशन मीनिंग किसी चीज को किसी काम करने पे, किसी क्राइम करने पर उकसाना। तो ये हमारा जो अमल है वो अबेटमेंट के जिम्रा में आता है। इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूज टू डू सो, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। इसका जो सही आंसर है वो बी है, यानी कि जो ए है उसने अबेटमेंट क्रिएट किया और उसने दूसरे शख्स को इंस्टिगेट किया कि वो उसे कत्ल कर दे। अब हमारा आता है नेक्स्ट एमसीक्यू, जिसके अंदर कौन कौन सी चीजें डिस्कस की गई हैं वो हम देखते हैं। 41 ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, ए इन consequences of the instigation commits that offense, a is guilty of abetting that offense and is liable to the same punishment a as b। यानी कि जिस तरह से बी को पनिशमेंट मिलनी है उस एक्ट को करने की, इंस्टिगेट करने वाले को एक तो अबेटमेंट की भी मिलेगी, इसके साथ साथ वो उसको सेम ऑफेंस की भी सजा मिलेगी जो कि दूसरे शख्स ने किया। सेक्शन 120 ए पीपीसी डील्स विद किस चीज से डील करता है? तो ये हमारा 120 ए डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को। टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट ऑफ मिनिमम। कि जो हमारी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है, इस ऑफेंस को कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए कितने लोगों का होना जरूरी है? तो इसके अंदर जो है वो हमारे टू और मोर पर्सन्स जो हैं वो होंगे। तो ये जो है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी होता है, तो इसका सही आंसर है सी। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी इज प्रोवाइडेड। अब क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की जो पनिशमेंट है वो कहाँ पर प्रोवाइडेड है? तो 120 बी के अंदर है, यानी कि 120 ए देखा जाए तो वो डील करता है इसकी डेफिनेशन को, और 120 बी इसकी पनिशमेंट को डील करता है। ए ज्वाइंस एन इंश्योरेक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान, ए हैज कमिटेड ऑफेंस एज डिफाइंड इन। यानी कि रियासत के खिलाफ बगावत करना। तो ये कहाँ पर फॉल करता है, किस सेक्शन में फॉल करता है? ये सेक्शन 121 के अंदर डील करता है। कौन सा सेक्शन है? 121, यानी कि रियासत के खिलाफ बगावत करना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122 पीपीसी, ए collects arms with object to wage war against Pakistan, he shall be punished with imprisonment for। एक शख्स है जिसने के आर्म्स इकट्ठे करने शुरू किए हैं, और उन आर्म्स को इकट्ठे करने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इनको इस्तेमाल करेगा वेजिंग वार के सिलसिला में। तो ये इसको किस किस्म की सजा मिलेगी? इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, या टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स यानी कि 10 साल की सजा मिलेगी, या दोनों मिलेंगे? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि दोनों मिलेंगे। द टर्म सिडिशन मीन, जो सिडिशन का वर्ड है उसके मीन्स क्या है? तो उसके मीन्स ये आते हैं एन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, यानी कि कैसी ऑफेंस जो आप स्टेट के अगेंस्ट करते हैं, तो वो हमारी बनती है सिडिशन। उसके बाद सेक्शन 131 टू 140 के जो सेक्शंस हैं, यानी कि 131 से लेकर 140 तक पीपीसी किस चीज के बारे में डील करता है? तो भाई वो हमारा डील करता है हमारी फोर्सेस, हमारी जो अफवाज हैं उनसे मतलब डील करता है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही शामिल हो जाते हैं। तो एक बार ये देख लिया कि 131 से 140 तक के जो सेक्शंस हैं वो हमारे अफवाज पाकिस्तान को डील करते हैं, जिसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है। एज पर सेक्शन 121 पीपीसी, एन अनलॉफुल असेंबली इज एन असेंबली। जो हमारी अनलॉफुल असेंबली किन लोगों पर मुश्तमिल होती है? तो ये 5 और मोर पर्सन पर मुश्तमिल होती है, यानी कि 5 तो होंगे, उससे ऊपर भी होंगे तो अनलॉफुल असेंबली की जो ऑफेंस है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 पीपीसी, पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली की जो पनिशमेंट है वो क्या हो सकती है? तो वो पनिशमेंट जो है हमारी वो 6 मंथ्स होती है।
तो ये हमारे 50 MCQs थे जो कि मैंने इसमें शेयर किए हैं। तो होप तो आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। मजीद MCQs इसके साथ शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह अल अजीज। तो जो है हमारे साथ रहिएगा।